सोचिए, अगर दुख आपकी जिंदगी का दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक हो तो? हम सब अपनी जिंदगी में परेशानियों से, दर्द से, मुश्किलों से दूर भागते हैं। हमें लगता है कि एक खुशहाल जिंदगी वही है जिसमें कोई दुख न हो। पर क्या ये सच है? आज हम पीटर हॉलिंस की किताब द एल्केमी ऑफ सफरिंग से मिले विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या हम दुख से भागने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और शुरू में ये एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ये किताब या ये चर्चा दुख को अच्छा बताने की कोशिश नहीं कर रही। कोई भी जानबूझकर दुख नहीं चाहता। सही बात है। ये किताब दुख को संभालने का, उसे एक दिशा देने का एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। किताब में एक आइडिया है, सही तरीके से दुख सहना। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका सार ये है कि मजबूत लोग वो नहीं होते जिनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती। मजबूत वो होते हैं जो मुश्किलों के बीच भी अपना संतुलन नहीं खोते। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि दर्द या दुख से हमारी पहली प्रतिक्रिया भागने की ही क्यों होती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, हम या तो फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं या काम में डूब जाते हैं, कुछ भी करके बस उस फीलिंग से ध्यान हटाना चाहते हैं। ये हमारी एक बहुत स्वाभाविक, एक इंस्टिंक्टिव प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग हमें हर तरह के दर्द से बचाने के लिए बना है, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम भावनात्मक दर्द से भागते हैं तो होता क्या है, हम अनजाने में उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। अच्छा, वो कैसे? जिस डर का हमने सामना नहीं किया वो आगे चलकर एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। इस पूरी चर्चा का अगर एक मुख्य बिंदु हो तो वो ये है, जिसे महसूस नहीं किया गया वो ठीक नहीं हो सकता। अरे वाह! मतलब हम जिसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, उसे असल में और बड़ा बना रही हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहता है कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, और फिर दिमाग में बस वही घूमने लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वैसा ही है जैसे किसी घाव पर पट्टी बांधने के बजाय उसे कपड़े के नीचे छिपा लेना। अच्छा। ऊपर से तो शायद कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो और गहरा होता जाता है। इन्फेक्शन बढ़ सकता है। हमारी भावनाएं भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। उन्हें स्वीकार ना करना उन्हें खत्म नहीं करता, बस उनके रूप को और ज्यादा जटिल और हानिकारक बना देता है। तो यहीं पर वो आइडिया आता है जिसके बारे में आपने शुरू में बताया था, सही तरह से दुख सहना। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या कोई गलत तरीका भी होता है? दुख तो दुख है, उसमें सही गलत क्या? हाँ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दुख का आनंद लेना है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और बहुत अच्छा सवाल है। सही तरह से दुख सहना का मतलब दुख में मजा लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है दुख के सामने खड़े होना, उससे भागना नहीं। किताब इसे 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझाती है। ओके। पहला स्टेप है स्थिति को स्वीकार करना, यानी जो हुआ है उसे जस का तस देखना, बिना किसी बहाने या इनकार के। ऐसा नहीं होना चाहिए था या काश ऐसा होता, जैसी सोच से बाहर निकलकर सच्चाई को स्वीकार करना। स्वीकृति कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। मान लीजिए किसी ने स्वीकार कर भी लिया कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, तो सिर्फ स्वीकार करने से क्या होगा? इसके आगे क्या? बिल्कुल सही कहा। स्वीकृति सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को समझना। जब आप स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके साथ जुड़ी भावनाएं सतह पर आती हैं। गुस्सा, उदासी, डर, निराशा। इन भावनाओं को नाम देना, उन्हें पहचानना, उन्हें महसूस करना, ये दूसरा कदम है। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। आप स्थिति नहीं बदल सकते, आप शायद अपनी पहली भावनात्मक लहर को भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप उस भावना के जवाब में क्या करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये सुनने में थोड़ा थ्योरी जैसा लग रहा है। क्या हम इसे किसी असली उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए 2 लोग अपने काम में फेल हो जाते हैं। दोनों को एक जैसा दर्द महसूस होता है, असफलता का दर्द। और पहला व्यक्ति कहता है, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मतलब वो अपनी पूरी पहचान को ही उस असफलता से जोड़ रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा व्यक्ति वो भी वही दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन वो कहता है, ये काम नहीं कर पाया, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे सीखना होगा कि कमी कहाँ रह गई, मुझे और बेहतर बनने की जरूरत है। अच्छा,
अब देखिए, यहाँ दर्द एक ही है, लेकिन दोनों ने उसे अलग अलग अर्थ दिया। पहले के लिए वो उसकी पहचान का अंत था, दूसरे के लिए वो विकास की शुरुआत। ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। एक परीक्षा में फेल होने पर मेरे दोस्त ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि मैं शायद इस विषय के लिए बनी ही नहीं हूँ। दर्द एक ही था, पर नतीजा कितना अलग हुआ। बिल्कुल। तो सूत्र क्या बना? दर्द प्लस सही अर्थ इज इक्वल टू विकास। दर्द प्लस सही अर्थ इज इक्वल टू विकास। वाओ, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हम हमेशा दर्द को सिर्फ एक नकारात्मक चीज मानते हैं जिसे खत्म करना है, लेकिन ये सूत्र तो उसे एक सामग्री, एक इंग्रेडिएंट की तरह देख रहा है जिससे कुछ नया बन सकता है। बिल्कुल, और यही इस पूरी सोच का आधार है। दर्द अपने आप में अंत नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। हम उसे जो मतलब देते हैं उससे तय होता है कि वो हमें तोड़ेगा या बनाएगा। ये जो विचार है कि हम बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, ये मुझे किसी पुराने दर्शन की याद दिलाता है। क्या इस किताब का आधार कोई ऐसी ही सोच है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सोच सीधे तौर पर स्टोइक दर्शन से आती है। स्टोइक दर्शन। हाँ, जो हजारों साल पुराना होने के बाद भी आज बहुत प्रासंगिक है। स्टोइक दर्शन का सार बहुत ही सरल और व्यवहारिक है। ये कहता है कि अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, और उन चीजों को स्वीकार कर लो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है, तो ये नियंत्रण की सूची क्या है? हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं? क्योंकि ज्यादातर समय तो हमें यही लगता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सूची बहुत ही साफ है और हमें बहुत स्पष्टता देती है। आप क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? हाँ। अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा? ये सब हमारे सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। और मजे की बात यह है कि हम अपनी 90% मानसिक ऊर्जा इन्हीं 3 चीजों पर बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, काश मैंने अतीत में वैसा ना किया होता, और पता नहीं कल क्या होगा। सही बात है। तो फिर हमारे कंट्रोल में है क्या? आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपना प्रयास नियंत्रित कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी सोच या अपना नजरिया नियंत्रित कर सकते हैं। किताब में स्टोइक दर्शन का एक स्वर्ण नियम बताया गया है। आपकी पीड़ा का कारण परिस्थिति नहीं, उसके प्रति आपकी व्याख्या होती है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? अगर कोई किसी अपने को खो दे तो क्या उसका दर्द सिर्फ एक व्याख्या है? ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता है कि आपको दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। किसी अपने को खोने का दर्द वास्तविक है और उसे महसूस करना जरूरी है। तो फिर यहाँ व्याख्या का मतलब यह है कि उस दर्द के बाद आप अपनी जिंदगी को क्या कहानी सुनाते हैं। क्या आप ये कहानी सुनाते हैं कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, या ये कि मुझे इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा और उनकी यादों को सम्मान देना होगा? अच्छा। घटना एक है, लेकिन व्याख्या आपके आगे के जीवन की दिशा तय करती है। ये कठोर नहीं है, बल्कि ये सबसे मुश्किल समय में भी शक्ति वापस हमारे हाथों में देता है। समझ गई। तो मतलब ये किसी और को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लेने जैसा है। तो अगर मैं इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ूं, दुख से ना भागना, उसे सही अर्थ देना और सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना, तो इसका मतलब है कि दुख कोई बेमतलब की चीज नहीं है, उसके पीछे कोई मकसद है। हाँ, एक तरह से हम दुख को एक उद्देश्य दे रहे हैं। हम उसे एक बेतरतीब, अर्थहीन घटना मानने के बजाय उसे एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं। किताब इस विचार को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करती है कि हर दुख एक सवाल पूछता है, मैं तुम्हें क्या सिखाने आया हूँ? एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि दुख कोई हमला नहीं है, बल्कि एक तरह का संदेश है? हाँ, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। मतलब हमें उससे लड़ना नहीं, उससे सुनना है। बिल्कुल। और अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हमें हर मुश्किल में एक सीख मिल सकती है। किताब में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि? जैसे असफलता हमें क्या सिखाती है? यह हमें नए स्किल सिखाती है, यह हमें विनम्रता सिखाती है, और यह हमें सिखाती है कि कोशिश करना कितना जरूरी है। और अस्वीकृति या रिजेक्शन, जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, वो तो बहुत व्यक्तिगत लगता है। अस्वीकृति हमें आत्मसम्मान सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी कीमत किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। यह हमें अपनी कीमत खुद तय करने का मौका देती है। हाँ, और दिल का टूटना, ये तो सबसे मुश्किल में से एक है। ये हमें क्या सिखा सकता है?
सिवाय दर्द के? ये हमें भावनात्मक परिपक्वता सिखाता है। भावनात्मक परिपक्वता? हाँ, ये हमें लचीलापन सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले भी पूरे हैं और प्यार का मतलब किसी पर निर्भर होना नहीं है। हर दर्द के पीछे एक छिपा हुआ उपहार है, अगर हम उसे खोजने को तैयार हों। तो यहाँ दो अलग-अलग मानसिकताएं काम कर रही हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो हर मुश्किल में पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, और ये सवाल एक जाल है। जो ये पूछता है वो खुद को एक पीड़ित की तरह देखता है और उसी सोच में फंस जाता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मेरे साथ ही क्यों में एक तरह की बेबसी है, जबकि मैं क्या सीख सकती हूँ में शक्ति है। आपने एकदम सही पकड़ा। पहला सवाल आपको फंसाता है, दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। ये सवाल पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालकर हमें एक छात्र की मानसिकता में ले आता है। यह हमें शक्ति देता है, क्योंकि अब हम स्थिति से कुछ सीख रहे हैं, न कि सिर्फ उसे झेल रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जीवन में मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें यह परखने आती हैं कि हम कितने मजबूत बन सकते हैं। दुख से भागना उसे और बड़ा बनाता है, लेकिन उसका सामना करना, उसे समझना और उसे एक सही अर्थ देना हमें बदल देता है, हमें विकसित करता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात जो मुझे समझ आई है वो ये है कि दुख स्थायी नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस दुख से जो शक्ति हम बनाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बिल्कुल सही। पीटर हॉलिंस के शब्दों में कहें तो दुख अनिवार्य है, कमजोरी वैकल्पिक है। वाह! दर्द जीवन का हिस्सा है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन उस दर्द के सामने कमजोर पड़ना या उससे मजबूत बनना, ये चुनाव हमारा है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। आज या आने वाले दिनों में अगर किसी चुनौती का सामना करना पड़े, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इस सवाल के बजाय एक पल रुककर ये पूछने पर कैसा महसूस होगा कि ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। सिर्फ इस एक सवाल का बदलाव क्या कुछ बदल सकता है।